होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है। बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल एसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त समाजी कारकुन हैं और DDC काउंसलर घाट गुलशन आरा जी के शौहर हमारे शरीक इस वक्त मौजूद हैं। चूँकि आप सब लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से DDC काउंसलर्स के जो इंतखाबात हुए थे, उसके बाद इनकी अहलिया जब जीती, उसके बाद जो इनका ब्लॉक है या जिस ब्लॉक से इन्होंने या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने लड़ा था DDC काउंसलर का इंतखाबात इनकी अहलिया ने, उस इलाके से जुड़े जितने भी उमूर हैं उसमें ये लोगों के साथ रहते हैं और देखा भी जा रहा है। काफ़ी सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि रियाज साहब के हवाले से ये एक समाजी कारकुन की हैसियत से लोगों के साथ इस वक्त खड़े रहते हैं। लेकिन आज इनके साथ बात करने का हमारा कुछ और मसला है। चूँकि इस वक्त बर्फबारी का माहौल है तो काफ़ी सारी शिकायत दर्ज हो रही थी लोगों के यहाँ से कि जो यहाँ का जो DDC जो घाट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी ब्लॉक हैं उनमें कहीं न कहीं जो है बिजली का बहरान देखने को मिला। इस बर्फबारी की वजह से लोगों को पानी की परेशानियां आई और इस हवाले से अगर हम हमको बात करें, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे हालात में जो है काफ़ी सराहना काम भी किया है। चूँकि कुछ जो है PHE के मुलाजमीन जो है बर्फबारी के दौरान भी काम करते देखे गए, उनकी वीडियोज़ वायरल हुई हैं। बिजली महकमे के लोग हैं, बिलाल उनका काम काबिल तारीफ़ है और सराहना है जिस जगह पे भी जहाँ पे भी उन लोगों ने इस तरीके के काम किए हैं। लेकिन इनकी अहलिया ज़िम्मेदार है घाट कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो घाट कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड आज हम इनसे सवालात करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा भी इनके जहन में किस तरीके के हालात हैं सर्दियों के मौसम के हवाले से वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल हम आपका इस्तकबाल करते हैं रियाज साहब हमारे अपने शोम चैनल डोडा में। शुक्रिया इदरीस फलाही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पहुँचे, आपने मुझसे सवालात किए और मैं भी आपको शायद ये बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपका राब्ता नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ हाल ही में जो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, आप खुद ही जानते हैं कि हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है सारा, चाहे वो कपरन देसा हो या वो भागवा हो या वो कासदीगढ़ हो या वो भरत बगला हो या वो दशनान कोटी हो या वो गुंदना के कुछ इलाके हों, तो बहुत ही हिली एरियाज़ में काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता को, वहाँ की आवाम को इन दिनों काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बारिश में या बर्फबारी में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी लोग हर जगह से मेरे पास आए और अपनी मुश्किलात का मेरे साथ बयान किया, मुझे बताया, तो मैं उनके साथ गया। वहाँ देसा में पता नहीं कितने किलोमीटर, एक लेडी बेचारी बीमार हुई थी तो वो चारपाई पे उठा के डोडा पहुँचाया। यहाँ भारत से कोई बीमार हुआ था, लेडी मेरे पास रिपोर्ट आई, उसको चारपाई पे उठा के पहुँचाया। तब भी भारत रोड फिर भी खुली रही, शायद 1-2 दिन, उसके बाद बंद हुई। तो वही हाल है आज गुंदना रोड का। गुंदना रोड आज 4 दिन से बिल्कुल बंद पड़ी है, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा था कि मैं गुंदना पहुंचूं।
गुन्ना लड़ना टांटना, जहाँ भी जितना भी इलाका मेरा पड़ता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का पड़ता है, मेरा फर्ज बनता है। मैंने उन लोगों के साथ जब चुनाव लड़ा था वादा किया है कि मैं आपको बार बार आता रहूँगा, बार बार आपको नज़रसानी करता रहूँगा, देखता रहूँगा, आपकी परेशानी और आपकी तकलीफ़ को हर वक्त अपनी तकलीफ़ समझकर आपके पास आता रहूँगा। लेकिन रोड कनेक्टिविटी की वजह से मैं अभी वहाँ नहीं जा पहुँचा। मुझे उम्मीद है कि शायद आज वो रोड खुल जाए और मैं कल वहाँ गुंदला इलाके का दौरा करूं। देखिए, काफ़ी सारे जगहों से हमें फ़ोन आए हैं। बर्फ़बारी की वजह से वहाँ के काफ़ी ऐसे गरीब लोग हैं जिन लोगों के मकानात मुनहदिम हो गए हैं, किसी के घर की दीवार निकल गई है। वो काफ़ी सारे इलाकों से हम आया। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, PMAY है, बाकी सारी हैं, तो आप की जो अहलिया हैं वो ज़िम्मेदार हैं और आप उस पूरे काम को संभाल रहे हैं, चल रहे हैं, लोगों के साथ चल रहे हैं ऐसे समाजी कारकुन की हैसियत से। तो इतने घर हैं, तो आपकी वजह से या दूसरे जितने भी आप लोग जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं यहाँ पे डोडा में या कहीं पे भी इस इलाके में, तो आप लोग मुतल्लिका महकमा के लोगों के साथ इस हवाले से जानकारी क्यों नहीं देते हैं ताकि उन लोगों के मकानात बन सके? उनकी हेल्प क्यों नहीं करते हैं? ऐसा क्यों नहीं देखा जा रहा है? जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, तो तकरीबन 1.5 साल से 1 साल 1 महीना शायद हो गया है हमारे चुनाव को। तो तब से मैं सिर्फ मीटिंगें अटेंड करता आया हूँ, सिर्फ मीटिंगों पे मीटिंगें हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड में अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। PMAY हाउसेस के मुतालिक मैंने बहुत जगह और बहुत बार बात की मुतलका डिपार्टमेंट से, मुतलका ऑफिसरान से, लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। तो सिर्फ लिस्टों पे लिस्टें बनाए जा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अगर वो धोखा है तो वो हमारी पब्लिक को धोखा है, वो सरकार को खुद धोखा है। या तो अगर देना है, अगर PMAY हाउस किसी को देना है तो वो फिर उसको देना है। वो 1.5 साल से बेचारा एक गरीब जो बाहर है, जो अंदर बैठने को उसको जगह नहीं है, जो टेंट लगा के बैठे हैं, जो कहीं पार्क में बैठा है, लेकिन उस बेचारे को आज इस बारिश में, इस बर्फबारी में इतनी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। वो बेचारा सर्दी से इतना मर गया कि उसको बेचारे को कोई कहने की बात नहीं है। उसको हमने यहाँ से कुछ और उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ मालदार हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत सरमाया है, वो उन लोगों को ध्यान रखें, उन लोगों का ख्याल रखें। देखना चाहिए, आपने अगर किसी गांव में कोई मालदार है, उसको आपने आसपास देखना चाहिए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कोई किसी को शाम का खाना है कि नहीं है, कोई खाना खा सकता है या नहीं खा सकता है, किसी को दाल है, किसी को चावल है, किसी को आटा है कि नहीं है, कोई चाय का कप पी रहा है कि नहीं पी रहा है, वो उसको देखना चाहिए। उसका काम है, क्योंकि मैं पहुंचता, मेरा ये काम है, मेरी ये ड्यूटी है और मैं पहुंचता, मगर दूर दराज इलाका है, काफ़ी दूर दराज इलाका है, मैं घर घर तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन जहां तक मेरी कोशिश है मैं फिर भी पहुंचने की कोशिश करता हूं और देखने की कोशिश करता हूं कि किसी को खाना मिला, किसी ने रात का खाना खाया कि नहीं खाया, ये मैं ज़रूर देखता हूं। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा इस्लाम भी ये बोलता है, हमारा कुरान भी ये बोलता है कि हमारा फर्ज बनता है कि अपने आसपास पड़ोसी को देखो, पड़ोसी के ध्यान रखो, पड़ोसी को वो अपना, अगर खुद हम शाम को मीट खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, तो हमारा पड़ोसी, उसको तो कम से कम दाल फुल्का तो चाहिए बेचारे को, क्योंकि जैसी ज़िंदगी उसकी है वैसी ही ज़िंदगी हमारी भी है। उसी तरह से उसने भी जीना है, उसी तरह से हमने भी जीना है, उसी कब्र में हमने भी जाना है, उसी चिखाई पे उसने भी जलना है, उसी चिखाई पे हमने भी जलना है, हमने भी उसी कब्र में जाना है। अगर हम इस वक्त इस हालात में, इस बर्फबारी में उन लोगों का ख्याल ना रखें तो और कौन रखेगा? ये हमारी ड्यूटी है।
देखिए रियाज साहब, जिस तरह से आपने काफ़ी चीज़ें बताई, इसमें आपने मजहब भी लाया, सारी चीज़ें हैं। आपकी अहलिया इस वक्त डीडीसी काउंसलर हैं, जो कि आपके इल्म में भी होगा, डीडीसी काउंसलरों को कुछ फंड वगैरह आई होगी सरकार की तरफ से। तो उस फंड से आपने कितने लोगों के घरानों को जो है ठीक करने की कोशिश की, कितने लोगों को जो है आपने उस हवाले से कुछ हेल्प की, जिसके वाकई हम कह सकें कि आपने एज ए डीडीसी काउंसलर उनकी हेल्प की? हम देखिए फलाही साहब, हमारे पास 70 लाख रुपया जो पिछले अप्रैल में आया था, तो वो हमने, मेरे पास 22 पंचायतें हैं, 22 पंचायतों को मैंने तकसीम किया। चाहे किसी को 2.5 लाख आया, किसी को 3 लाख मिला, किसी को 2.25 लाख मिला, इससे कम किसी पंचायत को भी नहीं गया होगा पैसा मेरा। मैंने पूरे 22 पंचायतों में तकसीम करके वो पैसा उन्हीं लोगों को कंसर्न लेके उनसे पूछा कि बताइए वहाँ के चिदा लोग या और भी लोग हैं, जितने भी हैं, मैंने सबको पूछा, सबको बुलाया, एक प्लान तैयार किया, भेजा, लेकिन सरकार ने उस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर दूसरी बार भेजा, फिर एक्सेप्ट नहीं किया, फिर तीसरी बार भेजा, फिर एक्सेप्ट किया, लेकिन आज तक सारे कामों के टेंडर्स अभी नहीं निकले हैं, कुछ काम बकाया है। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो काम बाकी पड़े हुए हैं, जिनका अभी टेंडर नहीं निकला है, उनका भी टेंडर निकाला जाए। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अगर देखो इन हालातों में अगर हमारे पास कुछ पैसा ऐसा होता जो अनटाइट होता, जिस पे कोई प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि इस वक्त हम उस पैसे से उस गरीब जनता को, उस गरीब व्यक्ति को जो बिल्कुल इस वक्त खस्ता हाल में है, उसको हम उस पैसे से मदद कर सकते थे। अगर किसी बेचारे का मकान गिर गया है, यहाँ हाल ही में काशोड़ में मेरा करीबी मित्र था ज्ञानचंद जी, वो उनका इंतकाल हो गया पिछले साल। उनके बेटे संदीप जी हैं, उनको वहाँ वो मकान सारे का सारा क्रैक हो गया। ऐसा ही यहाँ रईस सरवला रोड में पिछले साल कटाई की, वो रोड बनाने की कोशिश की, बनी तो नहीं लेकिन बनाने की कोशिश की। पिछले साल से वो काम बंद पड़ा है। वो लोग, उस एरिया के लोग बेचारे पिछले साल से रो रहे हैं कि यार हमारे मकान तो बचाओ किसी न किसी तरह से, क्योंकि आगे आने वाली बारिश बर्फ में वो मकान नहीं बच पाएंगे। वही हुआ, कल वो सुबह तमाम वहाँ के लोग मेरे पास पहुँचे और मैं उनके साथ गया। R&B डिपार्टमेंट एक्सीन के पास पहुँचे तो उनको वहाँ रिक्वेस्ट की, अरे इनका क्या कसूर है, आपने रोड बनानी थी, ठीक है बना देनी थी आज तक, अगर नहीं बनी तो इन लोगों के मकान, जो इन लोगों के मकानों के नीचे से कटाई की है या सड़क के नीचे से जो हाउसेज है, जितना भी पानी उद्यानपुर से आता है, उस रोड के पीछे से आता है या ऊपर से आता है, वो सारा इनके घरों में घुस गया है। और इनके मकानों की हालात, वो ये रात को घर में नहीं रहे बेचारे, ये बाहर रहे उस बर्फबारी में। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने वो रात, परसों ये 2 रातें कैसे बाहर गुजारी हैं, वो उन्हीं लोगों को पता है। और जो ही सुबह थोड़ा सा उजाला हुआ तो मेरे पास पहुंचे, मेरे घर में कम से कम 200-300 लोग मेरे घर में कल सुबह ही पहुंचे थे। और मैं उठ के उनके साथ R&B डिपार्टमेंट को मैंने रिक्वेस्ट की कि इनको अगर बचाना है, अगर मारना है तो मार दो, न अगर इनकी ज़िंदगी को बचाना है तो आज ही मशीन भेज के जो भी इनका नुकसान हुआ है इनका देख लो। मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं और अपनी तरफ से पुरजोर अपील करता हूं कि इन लोगों को देखिए, इन लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, इनको कुछ न कुछ इजाला कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, इनको अच्छी तरह से जैसे कि आपके पास वो उस इलाके के लोग आए थे, इसी तरह से खूनू रोड है, वहाँ के काफ़ी लोगों की शिकायतें काफ़ी अरसे दराज उस रोड पे भी काम चल रहा है, आपके जो अहलिया है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो उन लोगों का भी इजाला नहीं हो रहा। आपको वादा याद होगा जब आप कैंपेन कर रहे थे
आपने बताया था उन लोगों को कि मैं आप लोगों को ये वादा करता हूं कि जब मेरी अहलिया जीतेंगी डीडीसी काउंसलर का इलेक्शन, उसके बाद आपकी रोड जो है आपको पहुंचेगी। लेकिन अभी तक वो लोग उस रोड से जूझ रहे हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काम तो उसमें लगा है, लेकिन अभी भी काफ़ी खस्ता हालत है। इसके अलावा भरत रोड की बात है, भरत रोड भी अभी पूरी कंप्लीटेड जो है ब्लैक टॉप नहीं हुई। इसके अलावा बिजली पानी का बहुत बड़ा फुकदान रह रहा है। तो इन तमाम मामलात को किस तरह से आप इजाला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप लोगों के सामने क्या बयान देना चाहेंगे? बिजली जो मसला बिजली का बहरान है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आए दिन शिकायतें आती रहती है और मैं खुद भी देखता रहता हूँ कि बिजली अगर 24 घंटे में 2 घंटे भी आज नहीं टिकती है। क्योंकि आज मैं 2 दिन से खुद घर में हूँ तो मैं देख रहा हूँ रात को 12 बजे बिजली जाती है, सुबह 4 बजे आती है आधे घंटे के लिए और 4:30 फिर चली जाती है। तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक कोई बिजली का नाम, अभी तक भी यहाँ पावर नहीं है। ये हमारे घट गाँव का हाल है। तो इस हिसाब से मैं अपने दूर दराज एरियाज को देख रहा हूँ तो उन लोगों का बेचारों का क्या हाल होगा। क्योंकि अगर वो पुराना ज़माना था, लोगों को पता था कि बिजली लाइट का कोई बंदोबस्त हमारे पास नहीं है, तो उस दिन वो अपना गुजारा कर ही लेते थे। लेकिन आज उनके पास वो कोई साधन नहीं है, इंतज़ार करना पड़ता है। अगर खाना खाना है तो पावर आए तो हम खाना खा सके, नहीं तो फाके सो जाना है। ये बिजली का बहुत बड़ा जो मसला है, इसको मैंने 2014 से लेकर आज तक सुनता आया हूँ कि यहाँ खलैनी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगेगा, आपको 24 घंटे बिजली रहेगी। वो ट्रांसफार्मर कहाँ गया? वो आज तक क्यों नहीं लगा? वो बिजली कहाँ गई जो 24 घंटे, क्या हमें अगर 4 घंटे भी होती, वो 4 घंटे भी नहीं है। ये हाल है हमारी बिजली का। अब बाकी आपने बोला रोडों का, उदयानपुर रोड का आपने खूनू रोड का बोला। खूनू रोड को मैंने काफ़ी 1 साल पूरा दिया और उसके टेंडर निकालवाए और वहाँ दाली खूनू ब्रिज भी हमने इसमें नबार्ड में डाल दिया है, वो भी शायद अप्रूव आया होगा तो उसका काम भी लगेगा। खूनू रोड का काम तो लगा है, लेकिन उनको थोड़ा सा कुछ फारिश का मसला चल रहा है। लेकिन आप जल्दी देखेंगे कि इसी 1-2 महीने में जहां वो खूनू रोड वो चाहते थे पहुंचाना, वहां इंशाल्लाह अगले 2 महीने तक वहां वो रोड पहुंच जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी आपने भारत रोड की बात की, भारत रोड को हमने इस साल काफ़ी ब्लैक टॉपिंग किया, काफ़ी ब्लैक टॉपिंग का काम किया। अब जो आगे बचा है 11 से 17 किलोमीटर वो PMGSY को दिया गया है, वो भी हाल ही में टेंडर निकलने वाला है। शायद अगले महीने वो टेंडर भी निकलेगा और भारत रोड वो भी अच्छी आने जाने में बिल्कुल अच्छी बनेगी और वहाँ के लोगों को उससे काफ़ी सहूलियात फराहम होगी। रियाज साहब, जिस तरह से सुनने में यह भी आ रहा है कि आप अभी जो आइंदा आने वाले इंतखाबात है इसमें MLA का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो किस तरह से आपको लगता है, क्या आप इंतखाबात में वाकई हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर आप लेना चाह रहे हैं मतलब इंतखाबात में हिस्सा, तो अगर बात की जाए यहाँ पे काफ़ी जितने भी साबिका MLAs रहे हैं काफ़ी बड़े हैं, आप भी नाम जानते होंगे, शक्ति परिहार साहब हैं, अब्दुल मजीद वानी साहब हैं, खालिद साहब हैं, तो किस तरह से आप जो है उनके साथ मतलब लोगों के यहाँ पे आकर के उनके साथ मतलब आपको लगता है कि आप अपना सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी पहले से इस मामले में आगे हैं और आप तो DDC इलेक्शंस के बाद ही थोड़ा सामने आ रहे हैं लोगों के पास, तो क्या कहना चाहेंगे, आप लड़ना चाहेंगे? देखिए अदरीस साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, बल्कि अपनी जनता को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। MLA चुनाव, असेंबली का चुनाव जो आ रहा है, अभी उसमें हमें ये भी नहीं मालूम है जो डिलिमिटेशन उन्होंने की है, हमारी हदबंदी जो है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कहाँ कहाँ से बनेगी, कैसे कैसे बनेगी, उसमें कौन कौन से एरिया जोड़ा जाएगा, कौन कौन सा एरिया काटा जाएगा, कौन कौन सी जो DDC कॉन्स्टिट्यूंसी, कितनी DDC कॉन्स्टिट्यूंसी की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, अभी इसका कोई पता नहीं है। जब ये पता चलेगा, और अब आपने सवाल किया
कि आप एमएलए बनना चाहते हो। हर इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है और सियासत इंसान इसीलिए करता है कि मैं सियासत में आगे बढ़ूं, लेकिन आगे इंसान तब बढ़ सकता है जब उस एरिया की, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की पब्लिक, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम उसको चाहे, क्योंकि ये सारा डिपेंडेंट होता है वोट पे, लोगों पे। ये लोग फैसला करेंगे उस वक़्त कि हमने, हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, किसको आगे लाना है, किसको नहीं लाना है, ये लोगों का फैसला होगा। जो लोग फैसला करेंगे, जिस तरफ लोग जाएंगे, जो लोग फैसला लेंगे, मैं उन लोगों के साथ हूं और इस अपनी जनता के साथ हूं जिन्होंने मुझे डीडीसी में जिताया, और वही इंशाल्लाह मुझे आगे भी लेने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मगर अभी तक उन लोगों को भी ये पता नहीं है कि हमें कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी बन रही है, ये रिजर्व हो रही है, ये एससी हो रही है, एसटी हो रही है, और कहाँ कहाँ से इसकी हदबंदी हो रही है। जब वो, तो फिर हाई कमान का फैसला होता है, जो हाई कमान फैसला करेंगे, जिसको उन्हें लड़ाना होगा। बहरहाल उनकी नज़र बहुत बड़ी नज़र होती है, लंबी नज़र होती है, उनकी सोच भी एक बहुत बड़ी सोच होती है, तो वो उनके हाथ में है, वो किसको लड़ाएं। जिसको लड़ाएं हम साथ रहेंगे, जिसको बोलेंगे हम साथ रहेंगे, ये हमारा काम है। शुक्रिया। तो जिस तरह से इन्हें एक सवाल एक उभर रहा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि तो मतलब कहीं ना कहीं हमें एक झलक मिल रही है कि आप इंतखाबात में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? मैंने एक सवाल आपसे ये किया था कि यहाँ पे आप तो डीडीसी से अचानक से एमएलए की इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे साबिका एमएलए इलेक्शन जीते हुए लोग हैं, फिर कुछ हारे हैं, फिर कुछ जीते हैं, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हैं, तो उनके साथ आपका मुकाबला रहने वाला है। क्या लगता है आपको, किस तरह से जीतेंगे? देखिए, हार जीत की बात अलग है, मुकाबला किसके साथ रहेगा, किसके साथ नहीं रहेगा, या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सब फैसले लोगों ने करने हैं। ये हम क्या फैसला अपने घर में बैठकर अगर फैसला करेंगे, नहीं जी हम मैदान में जाएंगे, ये ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वैसा अभी कुछ भी नहीं है। जो भी लोग डिसाइड करेंगे वही होगा, क्योंकि लोग ही ताज भी पहनाते हैं, लोग ही कुर्सी भी नहीं देते हैं बैठने को, क्योंकि ये सब डिपेंड जो होता है यहाँ की जनता पे है, यहाँ की आवाम पे है। आपको कितना भरोसा, कितना आप लोगों का भरोसा जीत पाए हैं इस सवाल में? मेरा काम था, मैंने डीडीसी चुनाव लड़ा, मैं गया, मैंने कैंपेन की, मैंने लोगों के साथ जो वादे किए वो वादे मैं पूरे करने की कोशिश कर रहा हूं। उसी लिए, और मैंने लोगों को ये भी बोला है कि मैंने अपनी जिंदगी को आप पे बिल्कुल कुर्बान की है, आपको वक्फ की है अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं अपना पूरा समय, अपना पूरा रात दिन आपके लिए काम करूंगा, और मुझे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। मुझे किस लिए चाहिए वो इज्जत, वो शोहरत, वो दौलत जो एक गरीब बेचारा तड़पता रहे, और मैं बड़े ठाठ से जीऊँगा, बड़े शान से जीऊँगा। मुझे वो शोहरत, वो इज्जत नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मेरे साथ मेरा गरीब व्यक्ति जो मेरे साथ बचपन से लेकर आज तक जुड़ा रहा है। मुझे पता है ये किस हाल में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, मुझे सब मालूम है। मैं अक्सर गरीब लोगों के साथ ही मैंने अपनी ज़िंदगी को निकाला है, गुजारा है, तो मैं उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को अपने ही गरीब लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज जी हमारे साथ बात कर रहे थे, चूँकि बात काफ़ी हो गई इनके साथ। हम चाहते थे कि जो आजकल बर्फ़बारी हो रही है, इसमें काफ़ी सारे लोगों की परेशानियां आ रही हैं। इनकी अहलिया डीडीसी काउंसलर हैं, वो अभी इधर पर फ़िलहाल हैं नहीं, ज़्यादातर इन्हीं को देखा जाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में और इलाका जात में दौरा करते हुए। तो हमने इन्हीं से जानने की कोशिश की कि किस तरीके के हालात बने और किस तरह से लोगों का इजाला करना चाहिए। चूँकि इन्हें हम जो है बात करने से सिर्फ ये बता देना चाह रहे थे कि काफ़ी इलाका जात में परेशानियां हैं, तो इन्हें अब चाहिए कि ये उनका इजाला कराने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो भी डीडीसी काउंसलर्स हैं या बीडीसी काउंसलर्स, बीडीसी चेयरमैन हैं या सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, या वो लोग हैं जो लोगों के
चुनिंदा नुमाइंदे हैं उन लोगों को अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा रहना चाहिए। और ऐसे हालात में जबकि बर्फ़बारी का माहौल है, काफ़ी सारी जगहों पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन काफ़ी सारी जगहों पे बर्फ़बारी और बारिशों की वजह से नुकसान काफ़ी हो रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को इजाला करने की कोशिश करनी होगी। तो फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त देने से पहले ज़रूर ये बताइए कि आपने आइंदा आने वाले इंतखाबात के बारे में क्या राय कायम की है। क्या जो रियाज साहब हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि इनकी अफवाहें चल रही हैं कि ये आइंदा आने वाले इंतखाबात में MLA इलेक्शन के लिए हिस्सा लेंगे, और इनकी बातों से भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये शायद वाकई जो है वो हिस्सा लेना चाह रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे इसके अलावा भी। अब ये बताइए, साबिका जितने भी रहे हैं उन लोगों को ही आगे आना चाहिए, या आगे नई नस्लें आगे आनी चाहिए, या किसको आगे आना चाहिए? आप अपनी राय कायम करने के साथ हमें ज़रूर बताएं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान इदरीस फलाही को। अल्लाह हाफिज़।